हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन ब्रीफ समझाने की कोशिश करूंगा। जो मेन आइडिया है वो आपको बताऊंगा और इसी के साथ मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा जो आइडिया है, कौन से आपके कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है जो आपके प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। ये जो भी एनालिसिस है बेस्ड है आपके यूपीएससी सीएसई का जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसी के साथ डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है, इसी के साथ ही जो आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के प्री के हो या मेंस के, एंड देन आपके डिफरेंट स्टेट पीसीएस के जो प्री मेंस के क्वेश्चन पेपर है, उसका जो आपका लगभग 20-25 साल का जो क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है प्री में मेंस में, कौन से आइडियाज़ को बार बार पूछे गए हैं, किस तरीके से थीम बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो उस लिहाज से चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि जो भी एनालिसिस रहे वो क्रेडिबल रहे, ऑथेंटिक रहे और आप बस उन्हीं चीज़ों को पढ़े या फिर फोकस करें जिसको पूछा जा सकता है, या फिर ये समझने की कोशिश करें कि एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन कैसा है, हर चीज़ को हम कैसे एग्ज़ाम के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जोड़ सकते हैं, हॉलिस्टिकली हम कनेक्ट कर सकते हैं वाइल राइटिंग आंसर्स इन मेंस इन डिफरेंट जीएस पेपर। क्योंकि हमें लगता है कि एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो सिर्फ क्या है जीएस 1 से ही के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक डिफरेंट चीज़ों से आप लिंक कर सकते हैं। हिस्ट्री का एक टॉपिक आप पॉलिटी से, सोसाइटी से, आप इकोनॉमी से, एथिक्स से, ऐसे से हर एंगल से आप उसका जो एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का जो फाउंडेशनल लर्निंग है, जो बेसिक्स है, जो बेसिक सब्जेक्ट है उसको आपने पढ़ रखा है, तभी चीज़ें क्या है आप बेटर समझ पाएंगे। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको 2-4-6 महीने कंटिन्यू रखिए अब पढ़ाई को, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि हम इसमें आपका हर टॉपिक का बेटर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आपको अगर बेसिक्स नहीं भी पढ़ा है तो कौन से किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, जिससे पढ़ेंगे, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा जो एकेडमी है वो आपको डिफरेंट शॉर्ट ऑफ कोचिंग प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज में फाउंडेशनल कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम आपको कंप्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे सिलेबस का। इसी के साथ कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जो भी क्लासेस की जाएंगी वो आपके डिफरेंट जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है और जिन्होंने एग्ज़ाम को फर्स्ट हैंड आपका उसका जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से जो आपके एक्सपर्ट रहेंगे, एक्सपीरियंस रहेंगे, वही आपको पढ़ाएंगे। प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, इवन सिलेक्शन का भी एक्सपीरियंस है। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। इसी के साथ आपका 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जो भी डाउट्स है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उनके ऊपर वर्क किया जाएगा। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें आप एनरोल होकर आपका प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। अगर किसी को कोई आपका डाउट है, कुछ चीज़ें डिटेल में जाननी है, तो ये जो नंबर है 6002417488, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग ब्रिक्स। ओके, तो अभी जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये एक्रोनेम का फुल फॉर्म है जो डिफरेंट नेशंस है। हाल ही में आपके और नई कंट्रीज जुड़ी है। तो अभी ब्रिक्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, आपके डब्ल्यूटीओ हो या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, ये बेसिकली वेस्टर्न डोमिनेटेड आपकी इंस्टीट्यूशंस है, या फिर जो क्या करती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो एक इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटिकली काम करना चाहिए, हर देश का इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल वोटिंग शेयर होना चाहिए, वो नहीं देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या है आपका जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, ओके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो आपकी क्या है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, तो इन्होंने क्या किया है आपके रीजनल लेवल पे कोलैबोरेशंस करने की कोशिश की है ताकि क्या किया जा सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने हिसाब से किया जा सके। ओके, फिर जो आपके डिफरेंट इकोनॉमिक जो रिलेटेड चीज़ें हैं लाइक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो, या फिर आपके एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में हो, ओके, या फिर पेमेंट सिस्टम में हो, ओके, या फिर आपके जो फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है वो आपके मोबिलाइज करना हो, इन सभी के लिए ब्रिक्स को बनाया गया है। तो अभी ब्रिक्स का बारे में अगर देखें तो ये जो ब्रिक का आइडिया है ये आपके गोल्डमैन सैक ने दिया था इन 2001। उसके बाद 2009 में फर्स्ट ब्रिक समिट हुई थी और 2010 में आपका साउथ
अफ्रीका ने ज्वाइन किया था और तभी से इसका एक्रोनिम आपका एक्रोनिम में एस लग गया था। 2015 में एनडीबी बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, और इसी के साथ कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट को भी रखा गया। तो अभी न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ये क्या करती है, आपके जो ब्रिटेन वुड्स ट्विन है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक उसको चैलेंज करती है, और आपके जो ब्रिक्स के नेशन है वो खुद ही अपने तरीके से फंड मोबिलाइज कर सके विदाउट एनी कंपल्शन बाय द इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ से जब भी कोई आपका लोन लेना होता है तो काफ़ी आपके जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ओके, काफ़ी आपकी जो कंडीशंस है वो रखी जाती है। तो इसीलिए क्या किया है आपके ब्रिक्स के नेशन ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, ओके, इन सभी चीज़ों को डेवलप किया है। 23-24 में आपके इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, इन देशों ने इसमें योगदान किया है। ओके, तो अभी 2025 का अगर रियो ब्रिक्स समिट जो हाल ही में समिट हुआ ब्राज़ील में, तो उन्होंने किस में फोकस किया है, फूड सोवरेनिटी में। तो अभी फूड के सेगमेंट में अगर देखें तो आप जो ये 4-5 नेशन है ये काफ़ी सोवरेन है, अपने से ही बहुत सारे फूड जो है वो उगाते हैं, जिससे फूड की सोवरेनिटी जो है वो बरकरार रहती है। फिर डिजिटल गवर्नेंस में ध्यान दिया जा रहा है, फाइनेंशियल डी डॉलराइजेशन में ध्यान दिया जा रहा है। ओके, मतलब ये क्या करना चाह रहा है कि आपकी जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसमें डिफरेंट नेशंस की अपनी सोवरेनिटी रहनी ज़रूरी है, उनका से रहना ज़रूरी है। जो वेस्टर्न कंट्री डोमिनेटेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि एक मल्टीलैटरलिज्म वर्ल्ड में बना रहे। तो अभी ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स का ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, बाकी थोड़ा बहुत डेटा आपको ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब मेंस में आंसर लिखेंगे कि किस तरीके से ब्रिक्स क्या कर सकता है, ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म ला सकता है, डेमोक्रेटाइज कर सकता है, और आपका ग्लोबल साउथ को लीडरशिप दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, किस तरीके से रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करना, केओस को ख़त्म करना, ओके, मल्टीलैटरलिज्म को इंश्योर करना, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड। ओके, यू हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने ये जो भी डेटास है इसमें जो पॉइंट्स है इसको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी ये चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, बाकी इसमें ब्रिक्स में भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे आपका इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस देखे जाते हैं, जैसे इंडिया चाइना के बीच में आपका क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन देखा जाता है। फिर आपका जो चाइना का डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है आपके ब्रिक्स में। ओके, फिर जो डिपेंडेंस है वेस्टर्न इकोसिस्टम्स पे, अभी आप ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंट जो आपकी प्रोडक्टिविटी या फिर जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए जो ब्रिक्स के नेशन है वो आपके वेस्टर्न कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और इसी के साथ जो आपके वेस्टर्न नेशंस है इंक्लूडिंग यूएसए, वो आपके चैलेंज करते रहता है ब्रिक्स के डेवलपमेंट को। जैसे ब्रिक्स का जो आपका एजेंडा है डी डॉलराइजेशन, तो इससे क्या है, यूएस का जो डोमिनेंस है वो आपका मिनिमाइज होगा, जो यूएसए नहीं चाहता है। तो इसीलिए यूएसए क्या करता है, सैंक्शंस की बातें करते रहता है अमॉन्ग द ब्रिक्स नेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन हमने मेंशन किया है मेंस के लिए, तो अपकमिंग मेंस में इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिक्स इज नो लॉन्गर अ ब्लॉक ऑफ ग्रीवेंस बट अ क्रूशिएबल ऑफ प्लूरल गवर्नेंस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो किस तरीके से क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस में आपका ब्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो अभी हमने पॉइंट्स देखे। ओके, और इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा कि इसके चैलेंजेस भी आपको थोड़े ध्यान रखने होंगे। तो ये सभी चीजें आप एक बार इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट इमेजिन्ड इंडिया। तो अभी ध्यान रखिएगा, हमें ऐसा लगता है कि 1946 में जब आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आपके जो 2-3 साल लगे लगभग, उसके अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, या फिर जो डिफरेंट आइडियाज है उसको आपका इंक्लूड किया। तो उसमें जो भी आइडियाज़ आज कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं वो आपके 1946 या 47 में नहीं आया है। वो आइडिया जो है वो पहले से ही आपके डिस्कशन में थी। इसमें 1895 से समय दिया है। ओके, तो 1895 के बाद आप अगर देखें अप टू 1948, ओके, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 1948 तक जो डिफरेंट हमारे देश में आपके फ्रीडम
फाइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट आइडियाज़ दी थी। जैसे आपके एम एन रॉय जी का जो ड्राफ्ट था 1944 का, रेडिकल ह्यूमनिज्म, पावर डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। फिर गांधी जी का जो आपका आइडियाज़ था विलेज लेवल सेल्फ रूल का, ट्रस्टीशिप का, नॉन वायलेंस का, ओके, जो अभी हम क्या है आपके जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखते हैं। फिर डीपीएस में भी क्या है, गांधी जी का जो प्रिंसिपल्स है उसको इंक्लूड किया गया है। फिर सोशलिस्ट पार्टी ड्राफ्ट, इकोनॉमिक सोशलिज्म, नेशनलाइजेशन, सिविल लिबर्टीज। तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडियाज़, जो भी प्रोविजंस 1946 से जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चालू हुआ तब से जो भी आइडियाज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, उन आइडियाज़ का बहुत पहले से ही आपका क्या हुआ था, सर्जन्स हो गया था। लाइक नेहरू रिपोर्ट था, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो जो भी आइडियाज़ थे हमारे देश में, देश के आज़ादी के बाद जो भी आइडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई, उसका सर्च कहीं ना कहीं बहुत पहले से हो गया था और पहले से ही हमारी सोसाइटी में इन आइडियाज़ के ऊपर डिबेट, डिस्कशन चलना चालू हो गया था। और तभी हमें क्या हुआ, जब हम आज़ाद हुए तो हमने एक मैच्योर्ड, एक आपके अल्ट्रा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने में हम सक्षम रहे। तो इसमें पूछा जा सकता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ऐसे कौन से आपके रेलेवेंट जो आपकी घटनाएं थी जिससे, या फिर आपके इवेंट्स थे जिससे क्या हुआ, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट प्रोविजंस को ऐड किया। ओके, तो इस तरीके का मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। बाकी प्रीलिम्स में रेडिकल ह्यूमनिज्म को किसने आपका प्रोपाउंड किया था, ओके, गांधी जी के आइडियाज़ के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज। तो इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान से देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उस पार्ट को इंक्लूड करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी जो भी आपकी उस समय की इवेंट्स है उन सभी को इसमें मेंशन किया गया है, उसको एक बार आपको ध्यान से देखना ज़रूरी रहेगा। फिर आपके चैलेंजेस क्या क्या है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फ्रेगमेंटेड आइडियोलॉजिकल विजन्स था, तो डिफरेंट लीडर, ओके, आपके डिफरेंट आइडियोलॉजिकल विजन्स दे रहे थे और उसी के बीच में क्या है, एक बीच का रास्ता अपना के हमने जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मियरली अ बुक बट इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर पॉलिटिशियंस, ओके, फॉर पार्लियामेंट, फॉर जुडिशरी, फॉर इट्स पीपल। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, कि हम इंडियन पीपल देश को कैसा बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी रहेंगी। ठीक है, तो बाकी न्यू फीचर्स इन दिस ड्राफ्ट, तो क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड की गई थी उन सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है। बाकी जो की टर्म्स है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर अंडर विच पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अपर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी। ट्रस्टीशिप क्या है, गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्रस्टीशिप से हम क्या एक चीज़ लिंक कर सकते हैं, कंपैशनेट कैपिटलिज्म को लिंक कर सकते हैं। फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ये भी काफ़ी ज़रूरी है टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी, ओके, टू स्ट्रेंथन पीपल्स राइट टू पार्टिसिपेट। ओके, उसके लिए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ओके, स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इन सभी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें भी शायद एक मॉडल क्वेश्चन आंसर इसमें ऐड नहीं किया गया है। ओके, बाकी चीज़ों को आप देखिएगा, ये आइडियाज़ पास्ट में पूछे गए हैं और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं भी पूछा गया है कभी, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इन आइडियाज़ को कहीं ना कहीं आप जिक्र कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, रिडीमिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस। तो अभी इंडिया का क्या न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस है। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है वो अभी के समय पे अगर देखें तो लगभग 10 गीगावाट है। ओके, 7 गीगावाट, तो आपको लगभग याद रखना है कि 8 to 10 गीगावाट है। तो इसको अभी 15 गुना बढ़ाना है बाई 2047। Why by 2047? Because our target is to become विकसित भारत by 2047। विकसित भारत या फिर डेवलप्ड इंडिया बनना है। तो उस डेवलप्ड इंडिया की जर्नी में हमें डिफरेंट सेगमेंट में काम करना होगा, एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल में। लाइकवाइज हमें जो आपका एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें भी काम करना होगा और स्पेशली इन क्लीन एनर्जी सेगमेंट। तो 100 गीगावाट ऑफ आपके क्लीन एनर्जी का टारगेट दिया गया है थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी।
बाय 2047। तो कि हमें क्या करना है, 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है थ्रू सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपके दो एक्ट है, एक है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तो ये एक्ट क्या कहता है कि जो हमारे देश में जो भी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होगी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उसको सिर्फ क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ही आपकी प्रोड्यूस कर सकती है। गवर्नमेंट की जो आपकी पब्लिक सेक्टर है, तो मोनोपोली रहेगा किसका, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो अभी जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, उनको कौन डेवलप कर रही है या फिर मैनेज कर रही है, बाय एनपीसीआईएल। तो इसीलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। तो अगर हमें 100 गीगावाट ऑफ आपका न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, तो हमें क्या करना होगा, आपका जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है उसको रिफॉर्म करके पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एंश्योर करना होगा। इसी के साथ आपका जो स्लैंडा लॉ है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010, ये क्या करता है, आपके फॉरेन वेंडर को डेटर करता है। क्यों डेटर करता है, बिकॉज आपका जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, इसके तहत क्या है, आपके जो सप्लायर्स है उनको भी लाइबिलिटी भरना होगा अगर कोई डैमेज होता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपके जो आपके प्राइवेट सप्लायर्स है फ्रॉम डिफरेंट नेशन लाइक जापान, यूएसए, तो ये डरते हैं कि इंडिया में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं, कल को कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारा कंपनसेशन हमें चुकाना होगा। तो इसको भी क्या करना है, एक बैलेंस्ड, एक न्यूएंस्ड अप्रोच के साथ इसको रिफॉर्म करना ज़रूरी है। ओके, आपका जो सप्लायर्स है उनका भी इंटरेस्ट ध्यान में रखना ज़रूरी है, जो लोकल कम्युनिटी है उनका भी जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि हम फुकुशिमा जैसे, चेर्नोबिल जैसे डिज़ास्टर से वैसे डिज़ास्टर से हम निपट सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ एक मॉडल क्वेश्चन आंसर भी इसमें दिया गया है, आप इसको एक बार देखिएगा। ओके, तो हमने इसमें जस्ट आपका आउटलाइन दिया है आंसर को, इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। बस इन सभी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि हम लार्ज मॉड्यूलर रिएक्टर की जगह क्या कर सकते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं, जिससे पैसे भी कम खर्च होंगे और आपके कम जगहों में हम इसको डेवलप कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, इसका जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर किया जा सकता है। ओके, मेंटेनेंस काफ़ी आपके कम खर्चे में होगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, ट्रैकिंग इंडियाज क्लाइमेट गोल। तो अभी जो इंडिया का क्लाइमेट गोल है उसको फुलफिल करना है बाय 2030। तो अभी 2030 ही क्यों, क्योंकि जो 2015 का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था और जो 2021 में हमने पंचामृत स्ट्रेटेजी ली थी, तो अभी जो 2015 का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसी का क्या है, अपडेटेड वर्जन है पंचामृत स्ट्रेटेजी इन ग्लासगो। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो था आपका उस ग्लासगो का, उसमें हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो आपके टारगेट्स थे उनको इंक्रीज कर दिया था। ओके, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया था उसको। तो अभी इसमें एक मॉडल क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। तो जो टारगेट हमारा था 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कहाँ से आनी है, रिन्यूएबल सोर्स से आनी होगी। तो अभी 50% का जो टारगेट है वो आपका जो ये ऑलमोस्ट हमने इसको मीट कर लिया है 5 साल पहले ही। ओके, तो ये काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग बात है कि भारत जो है काफ़ी रेस्पॉन्सिबली आपके क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री होने के बाद भी। तो डेवलप नेशन से भी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। फिर जो कार्बन इंटेंसिटी को आपका ये जो इमिशन का इंटेंसिटी है, कार्बन इमिशन इंटेंसिटी, उसको भी हमें रिड्यूस करना है बाय 45%। ध्यान रखिएगा, इसको बढ़ा दिया गया है 45%। तो इसमें अभी हम अचीवमेंट की कगार पे हैं और इसमें वर्क करना होगा। फिर आपका क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक हमें बनाना है 3 बिलियन टन का। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय इम्प्लीमेंटिंग फॉरेस्ट्री की, हमें जो फॉरेस्ट कवरेज है उसको बढ़ाना है, और सेकेंडली ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन करके। तो इसमें हमें अभी वर्क करना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये जो अचीवमेंट्स है उसको इसमें बताई गई है। बाकी हमने क्या है, जो आपके आप हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इशू अगर देखें, तो जो आपका रियो दी जेनेरियो में जो समिट हुआ था, अर्थ समिट 1992 में, तब से कंसर्न लिया गया। उसके बाद कियोटो प्रोटोकॉल आया 1997 में, जिसमें लीगली बाइंडिंग इमिशन टारगेट्स दिए गए थे जिसको नेशंस फुलफिल नहीं कर पा रही थी। उसके बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया जिसमें कहा गया कि ठीक है, आपको बाइंडिंग टारगेट नहीं दिया जाएगा, आप वॉलंटरीली क्या कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए। और तभी से क्या है, डिफरेंट नेशन जो है वो आपके इस तरीके के टारगेट ले रही है। तो ये तो है इंडिया का टारगेट। ओके,
ओके, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इंडिया का टारगेट है। तो इसी तरीके से क्या है, डिफरेंट आपके डेवलपिंग, अंडर डेवलप एंड डेवलप नेशंस ने अपने टारगेट रखे हैं और उसमें इंडिया क्या है, बहुत दूर तक अचीव करने में आपका सक्सेसफुल रहा है। ओके, तो डिफरेंट जो आपकी स्कीम है उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, चाइना ब्रेक्स ग्राउंड ऑन $170 बिलियन डैम नियर अरुणाचल, व्हाई इंडिया इज कंसर्न। तो अभी जो डैम के बारे में, इसको लगभग हमने कई दफे पहले चर्चा इसको की जा चुकी है। ओके, फिर भी थोड़ा बहुत इसमें हम देखते हैं। तो अभी जो आपका यारलुंग ज़ांगबो है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसी को आपके तिब्बतियन रीजन में जो आप इसका अपर स्ट्रीम है उसमें इसका नाम है यारलुंग ज़ांगबो। तो यारलुंग ज़ांगपो या फिर यारलुंग सांगपो जो है, उसके ऊपर चाइना जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम को बिल्ड करने वाली है। तो इससे अभी इंडिया को क्या कंसर्न रहेगा, तो इससे प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। फ्लडिंग हो सकता है, ओके, इन इंडियन सॉइल। देन जो आपका सियांग बेल्ट है अरुणाचल में, उसको आपका डिवास्टेशन फेस करना पड़ सकता है। फिर हमारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थ्रेट हो सकता है, इकोलॉजिकल थ्रेट हम देख सकते हैं। और इसी के साथ क्या है, जो आपका ब्रह्मपुत्र जिस रीजन से होके गुजरता है, हिमालय इसका मेन सोर्स है। हिमालय इटसेल्फ क्या है, आपका जियोलॉजिकली बहुत फ्रजाइल है, जिसमें अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। और उसमें अगर अर्थक्वेक होता है और डैम किसी कारण से अगर आपका ब्रीच होता है, तो ये क्या कर सकता है, जो लोअर राइपेरियन स्टेट है, ओके, लाइक इंडिया स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ओके, देन आपके डिफरेंट अदर नेशन लाइक बांग्लादेश को क्या करना पड़ सकता है, हैवॉक को फेस करना पड़ सकता है। तो इंडिया इसमें अभी क्या कर रही है, इसके लिए आपकी इंडिया जो है एक अदर चेक डैम बना रही है, ओके, अरुणाचल रीजन में, ताकि क्या किया जा सके, जो आपका पोटेंशियल थ्रेट है उसको मिटिगेट किया जा सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये रहा इंडियाज रेस्पॉन्स। इंडिया हैज प्रपोज्ड दी 11.2 गीगावाट ऑफ अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो ये बफर डैम रहेगा टू काउंटर चाइनास प्रोजेक्ट, बट प्रोग्रेस जो है वो है क्या है, काफ़ी स्लो है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस में भी जो आपका ट्रांसबाउंडरी रिवर को लेके जो नेशन के बीच में, स्टेट के बीच में जो टेंशन रहती है वो पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल एससी नोटिस टू सेंटर स्टेट ऑन प्रेसिडेंट गवर्नर्स पावर। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो आपके 8 अप्रैल का जजमेंट था, ओके, तमिलनाडु केस में, जिसमें आपके जो तमिलनाडु के गवर्नर थे, उन्होंने आपके जो तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने जो बिल पास की थी उनको रिजर्व करके रख दिया था। ओके, पहला तो एसेंट नहीं दिया था, फिर उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया गया था अंडर आर्टिकल 201। तो उसमें आपका इन बहुत ज़्यादा डिले हो गया, मोर देन 1 ईयर। तो इससे क्या होता है, जब गवर्नर और आपके प्रेसिडेंट जो है वो अगर बिल को पास नहीं करते हैं, इस तरीके से रिजर्व करके रखते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनली, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो क्या नहीं कर सकती है, पीपल के लिए काम नहीं कर सकती है। और अल्टीमेट लॉस किसका होता है, आपका पीपल का लॉस होता है इन दिस पार्टी फ्रिक्शन। ओके, तो जो एक आपका सेंटर स्टेट के बीच में जब ऑपोजिशन पार्टी होती है, जो फ्रिक्शन देखने को मिलता है, उस फ्रिक्शन में अल्टीमेट लॉस किसका होता है, पीपल का लॉस होता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती है विदाउट अ पर्टिकुलर लॉ। तो इसीलिए इसमें क्या है, आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस किया है सेंटर को, स्टेट को, ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पावर। और जल्दी ही क्या करेंगे, जो प्रेसिडेंट महोदया ने जो रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को, 14 पॉइंट जो आपके रेफरेंस भेजा था अंडर आर्टिकल 143, क्योंकि अंडर आर्टिकल 143 आपकी जो प्रेसिडेंट महोदया है वो क्या कर सकती है, एडवाइस ओपिनियन सीख कर सकती है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग नहीं होगा जो ओपिनियन है, लेकिन आपकी ओपिनियन सीख कर सकती है। तो इसीलिए अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इट मीन्स 5 जजेस बेंच को कंस्टिट्यूट किया गया है और उसमें ये डिस्कशन होना बाकी है। तो देखना होगा कि इन फ्यूचर क्या इसमें डिस्कशन निकल के आता है। लेकिन काफ़ी आपका न्यूज़ में चर्चे में रहने वाला ये आपका आर्टिकल है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर हो, चेक्स एंड बैलेंसेस हो, ओके, उस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और पास्ट के जो केसेस है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नबम रबिया केस, इन दोनों ही केस में ओके, कोर्ट ने आपके गवर्नर को ये आपकी सलाह दी है कि मस्ट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस, की मस्ट एक्ट करना होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट चुनी हुई है वो पीपल का मैंडेट लेके आई है। ओके, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उनको ज़रूरी है कि वो
चुने हुए गवर्नमेंट के हिसाब से, पीपल के मैंडेट के हिसाब से काम करें। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। ये भी काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है। ये वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करता है, जो रिमोट वर्किंग कंडीशन है। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो वर्कर्स है आज अभी कोविड के समय, ओके, कोविड के समय या फिर कोविड के पहले अगर कहे तो जो टेक्नोलॉजिकल सर्ज हुआ, ओके, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, एआई का, तो उसी वजह से क्या हुआ, आपका जो वर्किंग कंडीशंस है या फिर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी बदलाव लाई गई। और कोविड की वजह से इसमें एडाप्शन भी हो गया कि घर से वर्क करना किया जा सकता है। तो अभी इसमें इसका दोनों ही पक्ष दिखाया गया है कि वर्क फ्रॉम होम सही है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस सही है। ओके, तो इसमें अभी ये कहा गया है कि जो वर्ल्ड का लेवल का जो आपका कंडीशन है उसमें लगभग 1.5-2 दिन लगभग वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। तो जो वर्क फ्रॉम होम है उसमें आपका मेल को और फीमेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसमें स्पेशली फीमेल का जो कंडीशन है वो दर्शाया है कि जो फीमेल है जो वर्क फ्रॉम होम लेती है वो कंपल्शन की वजह से लेती है, ना कि चॉइस की वजह से, क्योंकि आपके चाइल्ड को रेयर करना या फिर फैमिली के जो मैटर्स है उसको देखना, तो एक जो डबल बर्डन है वो देखा गया है वुमेन के ऊपर। अगर वो ऑफिस में जाती है तो उनको इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है देन वर्किंग फ्रॉम होम। ओके, और जो आपके मेल वर्कर्स है वो अगर घर में रहते हैं तो एक समय के बाद क्या होता है, उनको जब ऑफिस आवर ख़त्म हो जाता है या फिर घर में जल्दी काम कर लेते हैं, उसके बाद आपके क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो उस समय में उनको अब क्या करना है, ओके, आपके घर में रहना है या फिर कैसे और प्रोडक्टिव बन सकते हैं, उन चीज़ों में दिक्कतें आ रही है। और जो आपका ऑफिस में जाते हुए एक जो आपका वर्क कल्चर रहता है, ऑफिस में जो वर्क कल्चर के तहत काम करना, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना, वो चीज़ें घर में आपकी नहीं प्राप्त होती है। काफ़ी इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में फॉर्मल काम को करना होता है, जिससे क्या है, आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, कंपनी का जो काम है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी में भी क्या है, इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली वुमेन के ऊपर जैसे जेंडर्ड बर्डन हो सकता है। ओके, एम्प्लॉय का कंसर्न क्या है, हेल्थ के कंसर्न्स क्या है, ये सभी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन भी दिया गया है जो मेंस में पूछा जा सकता है, जिसको आपको इस तरीके से लिखना होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है, अ नेशन इज ओनली एज स्किल्ड एज द पीपल ऑन इट्स मार्जिन। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि ये कहा गया है कि एक नेशन कितना स्किल्ड है ये कैसे पता चलता है, जब उसके जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो भी अगर स्किल्ड हो तो अभी ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में जो आपके आईआईटी में पढ़ते हैं, एनआईटी में पढ़ते हैं या फिर आईआईएम में पढ़ते हैं, ओके, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, स्किल्ड लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं और काफ़ी प्रोडक्टिविटी जो है उनकी बढ़ जाती है, लेकिन उससे नेशन का जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, स्किल है, वो पता नहीं चलता है। वो तभी पता चलेगा जब क्या है, हम अपने जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसको भी क्या करें, आपके जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो स्किल है, उसको हम प्रोवाइड कर सके। तो उससे क्या है, नेशन का जो ग्रोथ है वो पता लगता है। और जो मार्जिनलाइजेशन है, जो रूरल एरियाज में जो आपकी अनप्रोडक्टिविटी है, वो चीज़ें क्या की जा सकती है, आपकी कम करके उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।